बहरान बदस्तूर जारी। जनूबी पंजाब के अवाम एक के बाद एक मुश्किलात का शिकार। आटा सेल पॉइंट्स मैदान जंग में तब्दील। शहरियों का इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को आटा देने का इल्जाम। शहरियों और सेल पॉइंट्स हमले में लड़ाई झगड़े मामूल। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरियों के हुकाम से सस्ते आटे की फराहमी की अपील। सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर जारी। जनूबी पंजाब के अवाम को एक बाद एक मुश्किलात का शिकार। आटा सेल पॉइंट मैदान जंग में तब्दील। शहरियों का इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को आटा देने का इल्जाम। शहरियों और सेल पॉइंट्स हमले में लड़ाई झगड़े मामूल। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरियों की हुकाम से सस्ते आटे की फराहमी की अपील। आपको बताने सब्सिडाइज आटे की फराहमी के बावजूद शहरी आटे के लिए ख्वार। आटे के हुसूल के लिए सेल पॉइंट्स पर धक्कम पेल और तल्ख कलामी मामूल बन गई। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं वाटर वर्क्स रोड पर। अगर मेरे कैमरामैन जैन आपको मेरे पीछे दिखा सकें, एक इतनी लंबी लाइन मौजूद है जहाँ जो लोग आटा लेने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और आज तो सिचुएशन ये है कि लाइन भी टूट फूट का शिकार है। और यहाँ से अगर दिखाया जाए तो वो पीछे तक ताहदे निगाह लाइन ही लाइन मौजूद है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं आटा ख़रीदने के लिए। एक जानिब अगर बात की जाए तो आटे के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रमज़ान शरीफ भी आने को है। यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। गर्मी का सीज़न हो तो गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं, सर्दी का सीज़न हो तो सर्दी में इंतज़ार कर रहे होते हैं। बारिश के मौसम में हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, तल कलामी यहाँ पर मामूल हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो आटा खरीदने के लिए आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। 2 घंटे हो गए खड़े, आटा नहीं मिला, बच्चे भूखे बैठे हैं लाइनों में, इधर उधर भाज भूखे, आटा नहीं मिलता। किसी को देते हैं 2-2 थैलियां, किसी को 1 थैली भी नहीं मिलती। सारे रोल रहे। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? 2 घंटे हो गए, लाइन को धक्का लगा, बाहर निकल गए, आटा नहीं मिल रहा। 2 घंटे लाइन में लगे रहे हैं, फिर धक्का मारा बाहर निकल गए। बुजुर्ग धक्का मारा बाहर निकल गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों में छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप कब आए हैं, क्या कहना? हम सुबह से आए हैं, लाइन में खड़े खड़े धक्के मार मार के जो से भगा रहे हैं। जो आगे उनको देते हैं, जो फोन करवाता है वो उसको आटा दे देते हैं और किसी को नहीं दे रहे। लाइन खड़ी है, ऐसे खड़ी है, किसी की भी नहीं सुन रहे। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इन्होंने अपने हाथों में पैसे उठाए हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, पैसे लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनकी लाइन में लगने के बावजूद भी बारी नहीं आती। जब यहाँ पर इन्हें फोन करवाया जाता है या इनके जो जानने वाले हैं, लाइन में लगने के बावजूद भी बारी नहीं आ रही। हसन मलिक आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान के शहरी सरकारी आटे के हुसूल के लिए रुल गए। आटा पॉइंट्स पर लड़ाई झगड़े हाथापाई मामूल बन गई। खवातीन बुजुर्ग घंटों लाइनों में खुआर होने पर मजबूर। परेशान हाल शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। टैक्सेस लिए जाते हैं, बिजली के बिलों में, सुई गैस के बिलों में, वासा के बिलों में, उसके रिलीफ में क्या मिल रहा है? अवाम को भिखारी बना कर रख दिया आप लोगों ने। 800 रुपए दिहाड़ी का मजदूर हूँ, सुबह 6 बजे का लाइन में लगो, अभी तक आटा नहीं मिला। 2 घंटे हो गए आटा लेने आए हुए हैं। कभी कहते हैं वहाँ जाओ, कभी कहते हैं यहाँ जाओ। जो सिफारशी आते हैं उनको 2-2 कट्टू दे देते हैं। हमें खड़े हैं, लाइन खड़ी है, आगू बंदे खड़े थी जेड़े आगे चला नहीं रहे थे काम की वजह से इन्हों को हटा दे तो वाल जो है काम थी वैसी। 4 थैले तो सामने लेके जा रहे हैं, अभी देखते खड़े हैं, लाइन से बंद वाल खाली है। ये रमजान में क्या करेंगे, आटे का रेट बढ़ता जा रहा है और यहाँ सुबह 6 बजे से खड़े हैं, इतनी लंबी आटा है कि मिल नहीं रहा। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े आपको बताएं, बहावलपुर में पुराने रेट पर आटे की फरोख्त जारी। शहरियों की कसीर तादाद सेल पॉइंट्स पर पहुंच गई। मांग बढ़ने के पेश नज़र आटे की तरसील में इजाफा। अमले के मुताबिक आटे का थैला 650 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का वक्त की बचत के लिए सेल पॉइंट्स में इजाफे का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जाहिर जोया से। मैं फौरा चौक ट्रैफिक पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सरकारी आटा है उसकी जो सेल है वो जारी है। और जो कल का रेट था, जो पुराना रेट था, उसी के तहत ही जो आटा है वो यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। शहरियों से बात भी करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं, आटा उनको पुराने रेट पर मिल रहा है या नए रेट पर मिल रहा है। क्या कहते हैं जी, आटा कौन से रेट पर आपको मिल रहा है? फिलहाल तो सर मिल रहा है 650 के इस पे जी। आगे भी यही होना चाहिए कि गरीब आवाम का आप मेहरबानी है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो जो ना इस चीज़ पे तवज्जो दें। ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी?
ये तंग हो रहे हैं। पूरे भावलपुर में आप देखो जहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, एक से एक बड़ी लाइन लगी हुई है। बिल्कुल जी, लाइन तो लगी हुई है, लेकिन असल जो अच्छी बात ये है कि जो पुराना रेट है उसी पर आटा अभी तक फरोख्त किया जा रहा है। और भी शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये पुराना रेट है उस पर आटा मिल रहा है? मिल रहा है जी। जी हाँ, पुराने रेट से मिलता है आटा। तो क्या हुकूमत से कहेंगे कि इसी रेट पे आटा चलता रहे ताकि अब आवाम को सहूलत रहे? जी हाँ, यही रेट से मिलता रहे। बिल्कुल इसी रेट पे मिलता रहे। और भी शहरियों से बात करते हैं, आप क्या कहते हैं जी, रेट जो आटा है इसी रेट पे मिलना चाहिए? जी इसी रेट पे मिलना चाहिए जी। गरीब आवाम है बिल्कुल परेशान, और इसी रेट पे इंशाल्लाह मिलना चाहिए, पुराने रेट पे 650। बिल्कुल जी, पुराने रेट पे मिलना चाहिए। और भी शहरियों से बात करते हैं, बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, क्या कहते हैं जी, हुकूमत से क्या मुतालबा होगा? ये आटा ही रेट मिलता रहे, गरीब बंदे ताजी वाले हैं बिल्कुल, वो महंगाई को रोज नवा रेट कभी करें जी। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो शहरी हैं आए हुए हैं आटा लेने, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है इसी रेट पे आटा जो है वो दस्तयाबी मुमकिन बनाए, रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर कुछ शहरियों से हमारी बात भी, उनका ये भी कहना था कि जो मिलें हैं उनको आटा नए जो रेट है उस पर भी फरोख्त नहीं करना चाहिए, जो गंदम है उसको पुराने रेट पर ही फरोख्त करना चाहिए 2200 रुपये फी मंथ, ताकि जो आटा है उसकी कीमतें ना बढ़ें। और अगर रमज़ान आ रहा है तो महंगाई पहले अरूज पर है, और महंगाई की वजह से जो आटा है वो भी महंगा हो जाएगा, तो वो भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको यही मुतालबा है कि थोड़ा सा और स्मूथ किया जाए, आटा खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ताहिर जोई, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर के गल्ला मार्केट में गंदम की नई फसल आने से कबल गंदम ब्लैक में फरोख्त, हुकूमत की जानिब से गंदम काफी मन रेट 3900 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। गल्ला मंडी में गंदम 4500 से 5000 रुपए फी मन तक फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गंदम के नया कोटा जो है उसमें जो है फी मन गंदम का रेट जो है वो 3900 रुपए जो है वो दिया गया है। जबकि हम बात करें अभी से मुल्तान की जो गला मंडी है, इसमें गंदम जो है वो 4,500 से 5,000 रुपए फी मन तक जो है वो फरोख्त की जा रही है, जिसकी बाइस जो है जो चक्की वाले हैं वो ये कहते हैं कि आटा जो है हम महंगा दे रहे हैं। बात करते हैं, सर बताइएगा कैसे मिल रही है गंदम? हमें जो है ना बहुत मुश्किल से मिल रही है, बकायदा इसका रेट आज का हाई जा रहा है। जो पहले वाला रेट, पुराना रेट 39 के मुताबिक जो आप कह रहे हैं, अब इससे ज़्यादा 45 तक भी हो गया है, और पीछे माल परचेज नहीं हो रहा, हमें वो पहले दी जा रही है। क्वालिटी वाइज रेट है 4500 5000। क्वालिटी के बराबर भी है, नीचे भी अप डाउन है ना, ये वो क्वालिटी नहीं जो होनी चाहिए। हुकूमत ने जो 500 रुपये महंगे कर दिए सरकारी आटे सरकारी थैले में, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में ये है कि हमें तो अब जो 1 kg दे रहे हैं ना, वो है 130 का दे रहे हैं। उनको तो रेट है 125 का है, 120 का है, वही इस हिसाब से है। आटा जो है महंगा कर दिया है, और इसके साथ साथ गंदम जो है वो भी इस वक्त मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि उनकी जेब से जो है वो पैसे जा रहे हैं, कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। शहरियों के ऊपर प्रेशर आ रहा है। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। जहानिया की तरफ रुख करते हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, शहरी इलाज से महरूम। जहानिया में जान बचाने वाले अद्वियात महंगी। 800 रुपए वाली इंसुलिन 1150 रुपए में फरोख्त होने लगी। 10 रुपए वाली पेनाडोल का पत्ता 25 रुपए में दस्तियाब। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुट्टर से। बिल्कुल, हुकूमत की जानब से टैक्सेस में इजाफा होने के साथ ही जो अशिया खुर्दोनोश है उसकी तो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जो मेडिसिन वगैरह है उसकी कीमतें भी बेतहाशा बढ़ चुकी है, और जान बचाने वाली जो अद्वियात है वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ खरीदारी के लिए आया है, मज़ीद से बात करते हैं। सर बताइएगा कि आप मेडिसिन खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी है क्या? शुक्रिया, पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब जो मेडिसिन हम यहाँ से लेते थे 3 रुपये की, वो मेडिसिन हमें 8 रुपये की मिल रही है। अब ऐसे ही है कि बाज़ार में हम किसी दुकान पे चले जाते हैं तो 2 चीज़ हमें मिलती थी 5 रुपए की, वो हमें 10 रुपए की 8 रुपए की मिल रही है। हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है, खुदारा हम पे रहम करें, हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप हमारा साथ दें, आपने कलमा पढ़ा, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमानों गरीबों का साथ दें। आप गरीबों का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये जो भूखे गरीब हैं उन्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि अद्वियात काफ़ी महंगी हो चुकी है। मेरे साथ तो दुकानदार भी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जो बताइएगा कि अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेतहाशा टैक्सेस के बढ़ने से ना आवाम काफ़ी सारे रेटों के फ़र्क पड़ रहे हैं, डॉलर का बेतहाशा इजाफा है, तो इस वजह से ना काफ़ी मुश्किलात है, कारोबार भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं, क्योंकि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही कि दवाइयाँ ख़रीद सके इतनी ज़्यादा। जो 7 डेज़ की ख़रीदने वाली आवाम है वो अब 2 दिन की 1 दिन की लेके गुजारा कर रही हैं।
حتیٰ کہ کھانے کے لیے بھی آپ کے دیکھیں کہ کافی ساری مشکلات حالات ہیں اور دوائیوں کے جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ادویات ہیں وہ بھی کافی مہنگی ہو چکی ہے، جس سے جو شہریوں کی قوت خرید ہے وہ بالکل جواب دے چکی ہے۔ جو شہری ایک ہفتے کی ادویات خریدے تھے وہ صرف 2 دن کی ادویات خرید رہے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ فوری طور پر ٹیکس کا ریٹ کم کیا جائے تاکہ جو ادویات ہیں وہ بھی سست ہو سکے۔ جی بہت شکریہ امجد حسین بٹر آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب اسمبلی انتخابات کی تیاریاں عروج پر، کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، زین قریشی اسکروٹنی کے لیے آر او کے دفتر پہنچ گئے۔ آر او سیمل مشتاق نے شاہ محمود قریشی سے ضروری سوالات بھی کیے۔ شاہ محمود قریشی صدر ہائی کورٹ بار رانا آصف سعید کے ہمراہ اسکروٹنی کے لیے پہنچے۔ سیکیورٹی کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی انتخابات کی تیاریاں عروج پر، کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد سیکیورٹی کا عمل شروع۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، زین قریشی سیکیورٹی کے لیے آر او کے دفتر پہنچ گئے۔ آر او سیمل مشتاق نے شاہ محمود قریشی سے ضروری سوالات بھی کیے۔ شاہ محمود قریشی صدر ہائی کورٹ بار رانا آصف سعید کے ہمراہ سیکیورٹی کے لیے پہنچے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل مکمل۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے 1 لاکھ کے ڈرافٹ کے ساتھ درخواستیں مانگ لی۔ ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون سعد کانچو کہتے ہیں ملتان ڈویژن کے 34 حلقوں میں سے 27 حلقوں کے امیدوار فائنل کر چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے جنید انور سے۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتان کے اندر 13 حلقوں کے اندر انتخابی میدان سجے گا۔ کاغذات نامزدگی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے حصول کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون سعد خورشید کانجو مرسا موجود سے بات کریں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد یہ اناؤنس ہو جائیں گے، اور 18 تاریخ تک انہوں نے درخواستیں مانگی ہیں کہ ہر آدمی جو اپلیکیشن دینا چاہے پارٹی کو ٹکٹ کے لیے وہ اپلائی کر دے۔ اس کو بڑھا کے، کیونکہ 2 دن وہاں سے بڑھے تو 2 دن یہ بڑھا دیے گئے ہیں، تو 20 تک جو ہے آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 21 یا 22 یا 23 تک انشاءاللہ انٹرویوز ہو کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور 26 سے پہلے کاغذات جمع کرانے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس لیے اس سے پہلے ٹکٹس اناؤنس ہو جائیں گی۔ ملتان ڈویژن کی حد تک ایسا ہے کہ ہمارے 34 حلقے ہیں، صوبائی حلقے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں کم از کم 26-27 تو ایسے ہی ہیں جو انشاءاللہ فائنل ہیں، جہاں پہلے ہمارے منتخب اراکین جو ہے وہ رہ چکے ہیں یا جیتنے کے بہت قریب تھے، وہ لوگ ہی ہوں گے۔ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ فیصلے ہونے باقی ہیں، اور لوگ درخواستیں جمع کرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پارٹی ان کا انٹرویو کر کے فیصلہ بہت جلد کر دے گی کہ کون امیدوار ہوگا انشاءاللہ۔ سعد خورشید کانجو کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے کاغذات نامزدگی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جلد جو ہے وہ پارٹی ٹکٹس کا بھی اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ملتان ڈویژن سے جو ہے وہ 17 سے 18 امیدوار جو ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی جو ہے ان کو شارٹ لسٹ کر چکی ہے۔ ضلع ملتان کے اندر بھی امیدواران شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، جو جیتے ہوئے امیدوار تھے، اور خاص طور پر جنہوں نے مقابلہ اچھا کیا، امیدواران ہو چکے ہیں۔ جنید انور آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں ملتان ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، مسافروں کی زندگیاں خطرات سے دوچار، واک تھرو گیٹ خراب، پارسل آفس میں بھی چیکنگ کے انتظامات صفر، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان ریلوے اسٹیشن پر۔ اگر بات کی جائے ملتان ریلوے اسٹیشن کی تو یہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے سیکورٹی کی اس ریلوے اسٹیشن کی، تو سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ اس ریلوے اسٹیشن کے صفر دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ نہ ہی تو کوئی سیکورٹی کے انتظامات ہیں، نہ ہی صفائی کے انتظامات ہیں، کیا ریلوے سے انتظامیہ سے مطالبہ ہے؟ یہاں پہ صفائی کا بالکل بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ ابھی میں بھی آیا ہوں تو کوئی سامان کی چیکنگ نہیں ہے کسی قسم کی، یعنی کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے گیٹ سے، کوئی یعنی کہ اہلکار تو کھڑے ہیں لیکن کسی قسم کی چیکنگ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے تو پھر بھی یہاں ملتان اسٹیشن صاف نظر آتا تھا، لیکن آج کل تو بہت ہی برا حال ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن نے جو آن لائن فیسلٹی لوگوں کو دی ہوئی ہے ٹرین چیک کرنے کی جو بھی ہے،
اب اس کے مطابق لوگ آن لائن وہ اپنا پیج دیکھ کے جو ہے نا وہ سفر کرنے کے لیے یہاں پہ کرایہ خرچ کے آ رہے ہیں، تو یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے جی فلاں ٹرین بھی بند ہے، فلاں ٹرین بھی بند ہے۔ اس نظام کو درست کیا جائے، صفائی کے نظام کو درست کیا جائے، اور خاص طور پہ اگر آپ نے ایک فیسلٹی دی ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو، اسے کہے کہ اپنے ریلوے اسٹیشن کے جو پیج ہیں جو اس کو ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ کرے کہ کون سی ٹرین چل رہی ہے، کوئی نہیں چل رہی۔ وفاقی منسٹر ریلوے خواجہ سعد رفیق سے ریلوے ملتان ڈویژن کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا اس چیز کا نوٹس لیا جائے تاکہ انتظامات کو بہتر کیا جائے، ان کو پریشانی اس چیز کا نوٹس لیا جائے۔ رانا بلال آپ کا بہت شکریہ۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ بھکر کو جنگ سے ملانے والی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات میں اضافہ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلم بلوچ سے۔ جی اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بکر کو جھنگ سے ملانے والی مین مرکزی شاہراہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے آمد و رفت میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چیلے والا، اس کے ساتھ حیدرآباد کے قریبی علاقے 18 ہزاری تک روڈ جو ہے وہ بالکل اس پہ گہرے گہرے گڑھے بن چکے ہیں، سڑک کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو اس سڑک پر کئی فٹ تک پانی بھی جمع ہو جاتا ہے۔ آمد و رفت میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں بدل چکا ہے، مشینری نکارہ ہو رہی ہے، لوگوں کا جو ہے وہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، گزرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ آگسو جی سڑک دے بارے۔ سڑک بالکل خراب ہے، ٹائر پھٹ ویندا ہے، روزانہ ایو کار ہے، سارے دیکھو حالات سڑک دے بالکل کار نے، کہیں وڈے جڑے ٹرالے ویندے نے سیمنٹ والے انہاں دے حصے تروٹ ویندے نے، کہیں دے کوئی شے تروٹ ویندے، ہن اے سارا ٹرالا پھتا کھلوتا ہے۔ بھاری مشینری، روڈ خراب ہونے کی وجہ سے بھاری مشینری بھی یہاں پہ پھنس جاتی ہے، حادثات معمول بن چکے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے جی سوال؟ سر یہ کافی عرصے سے یہی ہو رہا ہے، گاڑی ہے وہ آتے ہیں چیک کر کے، بنانے والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ کچھ دن ہو گئے ادھر کچھ چیزیں روڑا شوڑا ڈالا تھا، لیکن وہ بھی جیسے بارش آتی ہے بارش کی وجہ سے نا گہرے یہاں ٹوئے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کے شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت نوٹس لے، اگر سڑک تعمیر نہیں کرائی جا سکتی تو تب تک مرمت کرا دیا جائے۔ حکومت نوٹس لے۔ بہت شکریہ اسلم بلوچ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاگت کا تخمینہ نہ لگایا جا سکا، ملتان میں گرین کیفے بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار، قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں موجود ریلوے کوچ تزئین و آرائش کے منتظر، گرین کیفے پروجیکٹ کے لیے 1 ماہ قبل ریلوے کوچ قلعہ پر پہنچائی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ جی ملتان شہر میں ٹرین کیفے بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے۔ ٹرین کیفے بنانے کے لیے ریلوے کی جانب سے جو کوچ ہیں وہ قلعے پر پہنچا دی گئی تھی، تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پر پی ایچ اے کی جانب سے کوئی ڈیزائننگ یا فریم ورک جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا۔ کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چیچا وطنی سے آیا ہوں، ادھر ہم شہری کے لیے آئے ہیں تفریح کے لیے، لیکن ادھر انہیں کو بنانا چاہیے، یہ جو ایسے بچے آتے ہیں ادھر سب کچھ کھیلیں، جو بھی ہے کیفے بھی اوپن کیا جائے اس کو۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور بھی یہاں پر شہری موجود ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹرین کیفے ابھی تک نہیں بنا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ یہی ہے انہیں جلد سے جلد بنایا جائے، اور یہاں بچے شرارتیں کرتے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر شہریوں نے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹرین کیفے کو جلد فعال کیا جائے۔ یہاں پر جو بچے آتے ہیں وہ خاصی دلچسپی رکھتے ہیں ٹرین کو دیکھنے کے لیے، یہاں آ کر تصویریں وغیرہ جو ہیں وہ بھی بناتے ہیں، لیکن ابھی تک کیفے بنانے کے حوالے سے کوئی طرف نہیں ہو سکی ہے۔ جی سہیرہ طارق آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جاپان سٹی اور ٹاؤن بہاولپور کی عوام کے لیے بہترین رہائشی منصوبے۔ جاپان سٹی اور ٹاؤن کے مالک حافظ رضا اللہ کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں کہ مختلف ادارے اور میونسپل کارپوریشن سے این او سی لے کر پلاٹس فروخت کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام اچھے گھر کی تعمیر کے لیے جاپان سٹی اور ٹاؤن کا انتخاب کریں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود سہیر سے۔ بالکل، کچھ لوگ اور کچھ ادارے بہاولپور شہر کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان میں ایک جاپان سٹی اور جاپان ٹاؤن ایک بڑے نام بڑا ادارہ، اور اس میں ان کو بنانے والے بلڈر جو ہیں حافظ رضا اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بہاولپور شہر کی ترقی، بہاولپور شہر میں چند خوبصورت پروجیکٹ دینے کا آپ کو یوں کہہ لیں کہ کریڈٹ جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
महमूद भाई, मैं इसमें यह कहूँगा कि हमने अल्लाह के फजल से इसका नाम रखा जापान टाउन। जिस तरह जापान का नाम आते ही एक अच्छा इमेज लोगों के जहन में आता है, जब लफ्ज़ जापान आता है तो हमने भी उसी मुनासिबत से, उसी सोच के साथ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको डिलीवर कर दिया है। और डिलीवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपका मकसद तो यही होगा कि बहावलपुर के आवाम को एक अच्छा खूबसूरत तर्ज रिहाइश का, ज़िंदगी का अच्छा प्रोजेक्ट मिले, यही मकसद है। मेरा मकसद ये है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना मोटो बनाया हुआ है ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी, और इन्हीं तीन चीज़ों को देखते हुए और इन्हीं तीन चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कुछ हलकों की जानिब से बाज़ औक़ात कुछ अजीब से इतराज़ात भी आ जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि बिला वजह होते होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप भी इसका जवाब दें। उन इतराज़ात का क्या वजह क्या बनती है उन्हें? मैं समझता हूँ वो हमारे भाई हैं, लेकिन वो गलत सोच और गलत उनके जहनों में ख्यालात हैं। वो इसी तरह देख रहे हैं हमें भी जैसे आम दुनिया में लोग बिल्डर या डेवलपर करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम दुनिया में दुनिया ही कमाना नहीं चाहते, हम दीन और दुनिया दोनों को लेके चल रहे हैं। अल्लाह के फजल से एक अच्छा मैसेज और अच्छा विजन के साथ एक काम कर रहे हैं। मैं तो यहां ये कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें कह दिया दुनिया में कोई अच्छा काम कर जाए, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी एक सैंपल बना देते हैं और उसका आखिरत में भी हिस्सा होता है। हम इसी अंदाज से और इसी सोच से काम कर रहे हैं। काम तो आप कर रहे हैं, तो क्या एक दुनियावी जो प्रोसेस होता है, कोई एनओसी लिया जाता है मुख्तलिफ इदारों से, जापान सिटी का, जापान टाउन का, क्या आपने वो चीजें नहीं ली हैं जो आप पर इतराजात लगाए? हमने सारे इदारों से मुकम्मल TMA से जो इदारों से एनओसी चाहिए वो लेके लीगली तौर पर हम बिल्कुल सेफ और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। सभी इदारों ने हमें एनओसी दिया है। सब इदारों के एनओसी हमारे पास मौजूद हैं। चैलेंज करते हैं, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सामने लाए। तमाम के तमाम बहावलपुर के शहरी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं। खूबसूरत लाइफ तर्ज जिंदगी गुजारने के लिए जापान सिटी और जापान टाउन आपके मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में सब इंस्पेक्टर पर शहरी का ट्रैक्टर गबन करने का इल्जाम। सब इंस्पेक्टर पर शहरी पर झूठे मुकदमे के अंदराज का भी इल्जाम। एंटी करप्शन बहावलपुर ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। महकमा पुलिस अफसरान की जानिब से भी सब इंस्पेक्टर पर इंक्वायरी जारी है। महकमा पुलिस अफसरान की जानिब से भी सब इंस्पेक्टर पर इंक्वायरी जारी है। बहावलपुर में सब इंस्पेक्टर पर शहरी का ट्रैक्टर गबन करने का इल्जाम है। सब इंस्पेक्टर पर शहरी पर झूठे मुकदमे के इंदराज का भी इल्जाम लगाया गया। एंटी करप्शन बहावलपुर ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। लिया में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की तज़ीन और आराइश के बाद इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर ने लाइब्रेरी के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे और इंतजामात को चेक किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, लिया के नौजवानों और इल्म के प्यासे अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब ने आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शर्जील हफीज भट्टू और डिप्टी कॉलेज के हमरा जो है लिया के अंदर जो है जो लाइब्रेरी थी उसकी तज़ीन और रैश का काम मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया। अगर बात करें इस लाइब्रेरी जो खंडर हालत में थी, डिप्टी कमिश्नर अपने काबशू से इसको न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि कुतुब की फराहमी के साथ साथ वाईफाई और दीगर जो सहूलियात वो भी फराहम कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। सर, यकीनन ये नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरी लिया में एज डिप्टी कमिश्नर पोस्टिंग हुई तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी है, तो मुझे जो लाइब्रेरी दिखाई गई वो तकरीबन एक खंडर का नक्शा पेश करती थी। तो फिर हमने उसकी तज़ीन व आराइश का और उसकी रेनोवेशन का काम शुरू किया। इसमें हमने सरकारी पैसों का इस्तेमाल बहुत कम किया है, बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। हमने इसमें कुतुब का इजाफा कर दिया है, हमने इसमें वाईफाई इंस्टॉल कर दिया है, हमने दीगर जो सहूलियात इसमें फराहम कर दी हैं। मकसद इसका ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को जो कि बुक रीडिंग की हैबिट से बहुत दूर हो चुकी है, उनके अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को दोबारा से प्रमोट करें और अपनी नौजवान नस्ल में जो पॉजिटिव चीज़ें थी जो हमारे आबाओ अजदाद में कभी मौजूद थी और अब वो मतरूक हो गई हैं, हम उनको दोबारा जिंदा करें। भरपूर फायदा होगा। कालजे साहब आप फरमाइएगा सर, इससे क्या फायदा होगा? यकीनन तलबा में रुझान कैसे बढ़ाएंगे? मुझे आइंस्टाइन के अल्फाज याद आ रहे हैं कि आपके इलाके में सबसे पहले जिस लोकेशन का आपको पता होना चाहिए वो लाइब्रेरी है।
लाइब्रेरी किसी कौम को उठाने में बहुत किरदार अदा करती है। लाइब्रेरी यकीनन किसी कौम को उठाने के लिए बहुत किरदार अदा करती है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो अफीसरान यहाँ पर मौजूद है सबका यही कहना है कि इस लाइब्रेरी को कामयाब बनाने के हवाले से भी भरपूर इकदाम किए जाएंगे, चूँकि सहूलियत फराहम कर दी और तलबा को दावत दी जा रही है नौजवानों के वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा ज़हीर अब्बास शराजी का यादगार क्लब का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वॉश मास्टर प्लानिंग की वर्कशॉप में शिरकत की। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले वॉश एक्सपर्ट मिस्टर बिल भी वर्कशॉप में शरीक। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ यादगार क्लब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर तमाम एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ के सैनिटेशन सिस्टम और वाश प्लानिंग के बारे में शुरका ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। मिस्टर हमीदुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनके हमरा मोहम्मद वकास भी हैं, WHH से हैं। सर, क्या सजेशंस आपकी तरफ से दी गई हैं और किस तरीके से मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है? अच्छा, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ये एक जर्मन गवर्नमेंट जो BMZ की तरफ से फाइनेंस सपोर्ट है, WHH इज़ ए टेक्निकल लीड इसको सपोर्ट कर रहे, आगाही इज़ इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। इस प्रोग्राम का पहला फेज़ जो 4 साल का है, इसमें हम बेसिकली काम कर रहे हैं सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव। वॉश सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव में ये एक इंटरवेंशन जो आज हमने यहाँ पे उनके की हैं वॉश मास्टर प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट वॉश मास्टर प्लानिंग के हवाले से, कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के इस तरह एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाएं एंड ये प्लान जो हो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ख़ुद लीड भी करें एंड देन उसको ऑन भी करें। बेसिकली ये हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान कि हम ये एक मास्टर प्लान बनाना चाहते हैं एंड देन हम गवर्नमेंट को ये एक मॉडल प्रेजेंट करें कि वो फर्दर बाकी हिस्सों में भी रिप्लिकेट करें। अगले 10 साल के लिए किस तरह से सेहत और सहूलियात की फराहमी की जा सकती है, इस वर्कशॉप में ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आमिर डोगर। कोटद्दू से खबर देंगे आपको। SP इन्वेस्टिगेशन तनवीर अहमद मलिक की थाना सदर में खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना है। जिला भर के तमाम सर्कल में हफ्ते में एक दिन खुली कचहरी का इनाकाद किया जाएगा। आपको बताएं, कोटद्दू में SP इन्वेस्टिगेशन तनवीर अहमद मलिक की थाना सदर में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। मुल्तान किला काहना कासिम बाग में जश्न बहारा का मेला सज गया। दूसरे रोज भी शहरों की बड़ी तादाद मेले में पहुंच गई। शहरी मौसम बहार में खिलते फूलों से राहत हासिल कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, बात से बहारा की तो जश्न बहारा का 3 रोज़ा फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है और किला कोहना कासिम बाग के अंदर हमें बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की दिखाई दे रही है जो अपने घरों से बाहर निकल आई है और दीदा ज़ेब फूलों को देखकर जो राहत है वो भी हासिल कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ फीमेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैडम, बात कीजिएगा, क्या कहेंगे आप यहाँ पर पहुँची हैं, देख रही हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। हम अपने वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। जहाँ फूलों को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि फूल क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी परेशानियों को तो कम नहीं कर पाते लेकिन क्या करते हैं उन्हें कम ज़रूर कर देते हैं। और इसी तरह हम अपने इवेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। ये हमें खुशामदीद कहते हैं, हमारे माहौल को अच्छा करते हैं। इससे हमारा माहौल बहुत बेहतरीन हो जाता है। हम मुल्तान औलिया अल्लाह का शहर है और मुल्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा मेरे चारों तरफ जो है वो बड़ी तादाद फैमिलीज़ की मौजूद है। रंग बिरंग के जो फूल हैं वो भी हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करते चले तो कुछ और शहरी जो है वो भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। आप भी आइएगा, बताइएगा क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है खास अरसे के बाद जश्न बहारा का मेला सजा? देखें जी, इस वक्त जो टेंस माहौल है उसके लिहाज से ये रंगारंग जो फूल है ना, ये आपको टेंशन में थोड़ी सी कमी लाता है और इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ना ये होने चाहिए। और बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए।